अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि कौन सी एप्लीकेशन ट्रेडमार्क एप्लीकेशन में आपको शोकाज नोटिस रिसीव होता है और कौन सी वाली ट्रेडमार्क एप्लीकेशन में शोकाज या ऑब्जेक्शन लेटर नहीं आता और वो डायरेक्ट एक्सेप्ट हो जाती है फॉर दी एडवर्टाइजमेंट इन द ट्रेडमार्क जर्नल। तो आज इस वीडियो में हम इसी बात का जो है अहाता करने जा रहे हैं कि ट्रेडमार्क एप्लीकेशन में ऑब्जेक्शंस क्यों आते हैं और अगर वो ऑब्जेक्शंस आ जाएं तो उनका रिप्लाई कैसे फ़ाइल किया जाता है। तो मेरे साथ रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा। मैं हूं एडवोकेट मियां आबिद क़य्यूम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैक एंड एसोसिएट्स। इस वीडियो में हम ऐसे सवालात का पे बात करने जा रहे हैं जिन पे हमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिसीव होते हैं कि शोकाज नोटिस आ गया है, हमने ट्रेडमार्क अप्लाई किया था, अब हम क्या करें, ये ऑब्जेक्शन है, ये हमें क्यों आया है, अब इसका क्या बनेगा। और ख़ास तौर पे ये क्वेश्चन उन लोगों की तरफ से रेज़ किए जाते हैं मोस्टली जिन्होंने ट्रेडमार्क या तो खुद से अटेम्प्ट ली होती है अप्लाई करने की या फिर उन्होंने किसी नॉन प्रोफेशनल से ट्रेडमार्क को अप्लाई किया। याद रखिएगा कि ट्रेडमार्क फाइल तो हो जाता है, वो जैसे तैसे करके आप उसको ऑनलाइन करें या फिज़िकली जाके उसको फाइल कर रहे हैं, आपको एक्नॉलेजमेंट भी होगी। उस वक्त कोई ऑब्जेक्शन एट द टाइम ऑफ फाइलिंग आपसे वो नहीं अटेंड करते और वो आपको किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाते। वो आपसे की एप्लीकेशन रिसीव करके आपको एक्नॉलेजमेंट भी शेयर कर देते हैं। लेकिन फिर उसके बाद का मेन प्रोसेस स्टार्ट होता है जिसको हम एग्जामिनेशन प्रोसेस कहते हैं। वो आपकी एप्लीकेशन ट्रेडमार्क एग्जामिनर को फॉरवर्ड हो जाती है। ट्रेडमार्क एग्जामिनर उसका थारो प्रोसेस करता है, उसको एनालिसिस करता है, जो कि उसकी ड्यूटी है कि वो देखे कि क्या ये ट्रेडमार्क एप्लीकेशन जो आई है ये करेक्ट क्लास में फ़ाइल हुई है, ये इस पे जो पर्टिकुलर्स हैं ये प्रॉपरली एंटर किए गए हैं और ये जो एप्लीकेशंस है, ये जो मार्क अप्लाई हुआ है इसमें वो अंडर सेक्शन 14 एंड अंडर सेक्शन 17 हिट तो नहीं होता। ये दोनों सेक्शन वो हैं जिसके तहत बड़ा माइन्यूटली एक ट्रेडमार्क या एक जो ब्रांड होता है उसको देखा जाता है कि ये पहले से रजिस्टर्ड तो नहीं हुआ या ये आइडेंटिकल मार्क तो नहीं किसी पेंडिंग या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के साथ। अगर ऐसा हो तो वो आपको ज़रूर सेक्शन 14 के अंडर नोटिस सेट करेंगे और वो सिमिलर अगर एप्लीकेशन होगी तो वो फिर आपको सेक्शन 17 के अंदर भेजेंगे। उसके अलावा भी कुछ ऑब्जेक्शंस, जैसे कि मैंने आपको कहा, अगर आपने खुद फाइल किया हुआ है तो आप कुछ ऐसे एरर्स या ओमिशंस कर जाते हैं जिनको रिमूव करवाना या करेक्ट करना नेसेसरी होता है और उसके लिए भी शोकाज नोटिस आपको भेजा जाता है। तो लिहाजा हमेशा माइंड में रखिएगा कि आप अपने ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन किसी प्रोफेशनल से ही अप्लाई करवाएं ताकि आप इस शोकाज के चक्कर से वैसे ही बच निकले और आपको ये शोकाज आए ना। क्योंकि जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो लोग बड़ा तरीके, क्योंकि उनका ये हमारा एवरीडे वर्क है लाइक आईपी प्रोफेशनल और या आईपी एक्सपर्ट। हमें पता होता है कि एक एप्लीकेशन को हमने किस तरह से फाइल करना है कि वो ट्रेडमार्क का जो ऑब्जेक्शन का प्रोसेस है उससे बड़ा स्मूथली पास आउट हो जाए और वो डायरेक्टली एक्सेप्टेंस में चले जाए, ताकि क्लाइंट का जो शोकाज का में जो आने का मामला है और जहाँ जो उसमें टाइम या कास्ट लगने वाला इशू है वो रेज ही ना हो। क्योंकि जब आपको शोकाज नोटिस आ जाता है तो माइंड में रखिएगा कि उसका जो है वो आपको रिप्लाई हर सूरत फाइल करना और वो बड़ा प्रोफेशनली रिप्लाई अगर आप फाइल करेंगे, क्योंकि आप तो जो है वो उसकी लीगल टर्मिनोलॉजी से या इशू से वाकफियत नहीं होती, आपका ये काम नहीं है, लिहाजा आपके लिए वो एक प्रॉब्लमेटिक होता है। और उसी वक्त जो है वो ज़्यादा लोग हमें रब्ता करते हैं जिन्होंने ट्रेडमार्क या तो खुद से अप्लाई कर रहा होता है या फिर किसी नॉन प्रोफेशनल से या फिर किसी थर्ड बंदे से जिससे भी उन्होंने जो कि एक काम का एक्सपर्ट नहीं है उससे करवाया होता है। तो वो फिर उस वक्त हमें कहते हैं जी कि अब हमने इसका जो है वो असिस्ट करें इसका रिप्लाई फाइल करने में। तो लिहाजा आप अगर स्टार्ट से ही अपनी एप्लीकेशन को एक आईपी अटर्नी से या जो ट्रेडमार्क लॉयर है उससे फाइल करवाएंगे तो आपका ये ना टाइम ज़ाया होगा शोकाज में, ना आपको रिप्लाई का फाइल करना पड़ेगा, ना आपका हेयरिंग में जाएगी। क्योंकि जब आप रिप्लाई फाइल करते हैं तो वो फिर कुछ महीनों बाद उसकी हेयरिंग होती है तो वो देखते हैं उसमें कि ये रिप्लाई ठीक फाइल हुआ है या इसमें स्टिल कोई। तो अगर आप रिप्लाई भी कोई उल्टा सीधा खुद से फाइल कर देते हैं तो वो फिर आपका एक्सेप्ट नहीं होगा, वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो है वो उसको
दोबारा कहेगा कि इसमें ये खामियां रह गई हैं तो आप दोबारा करें। तो इस तरह आपकी एप्लीकेशन बहुत लेंथी हो जाएगी और बार बार उसमें वो उसका हेयरिंग की वजह से वो लिंगर ऑन होगी, और ये जो आपका टोटल प्रोसेस 12-14 महीने का वो चला जाएगा 22-24 या 28 महीने पे। तो लिहाजा वी ऑलवेज रिकमेंड कि आप जो है वो अपनी एप्लीकेशन के पे खुद अटेम्प्ट ना लीजिए। ये ज़रूर है कि आप अप्लाई तो खुद से कर नहीं सकते हैं और वो हो भी जाती है, लेकिन अप्लाई करने में और उसको रजिस्टर करवाने में बहुत फ़र्क रहता है। उस फ़र्क को अंडरस्टैंड कीजिए और ये माइंड में रखिए कि वो पंजाबी में कहते हैं ना कि जिसका काम उसी को साजे, तो लिहाजा उसके ऊपर अमल कीजिए। ये अगर आप तो सिर्फ अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर 100 दफ़ा शौक से जो है वो आप इसको करिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक प्रोफेशनल ने अपना जो है वो करे और उसमें हमें ये शोकास के चुंगल से इन्हें वो बच जाए और हमारी जल्दी रजिस्टर्ड हो जाए, तो फिर आपको जो है वो किसी अटर्नी से ही करवाना चाहिए। होपफुली हमने इस वीडियो में ट्राई की है कि आप ये बात समझ सकें कि ये जो शोकास का प्रोसेस है ये कैसे होता है और इसके को किस तरह से अवॉइड किया जा सकता है, और अगर ये आ जाए तो उसको फाइल करने के लिए आपको किसी एक्सपर्ट की ही ज़रूरत होगी। खुद से करेंगे तो दोबारा भी आपको ऑब्जेक्शन आ सकते हैं या हेयरिंग में वो आपका रिप्लाई रिजेक्ट हो सकता है। फिर भी आपके अगर फर्दर कोई सवालात हों शोकास के हवाले से तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिए, बल्कि हमारा कमेंट सेक्शन जितने चाहें आप उसमें अपने सवालात भेज सकते हैं, वो आपके लिए ही है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली ऐसी ही मालूमाती वीडियो में, तब तक अपना सबका ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।